आपने जैसे नंबर ऑफ कंपनी वैल्यूएशन की है, तो आज हम है ना सारी पॉइंट्स को अभी जस्ट छोड़ देते हैं। सी मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है किसी कंपनी का? Don't stick to revenue, don't stick to profits. Throughout the world, नंबर्स की विंडो ड्रेसिंग होती है। मुझे पता है कितना प्रॉफिट दिखाया जा सकता है, उसकी फ्लक्चुएशन भी मुझे पता है। एक कंपनी को ये पता है कि यार मुझे लोन नहीं लेना, मुझे कोई बहुत किसी को शो नहीं करना, तो वो अपने प्रॉफिट शायद ज़्यादा ना दिखाए, वो अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेट करके प्रॉफिट्स को मिनिमाइज करे ताकि उसका टैक्स सेव हो सके। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन ये एक्सटेंड हो जाता है कि अगर ये दोनों भी नहीं है तो व्हाट इज नेक्स्ट। तो ब्रांड भी तो होता है। देखिए, ब्रांड बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मान लेते हैं आपकी बात को। ब्रांड तो बाईजू भी बहुत बड़ा था, रेवेन्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे थे, प्रॉफिट्स भी बहुत दिखाए जा रहे थे, लेकिन फिर बैकफायर क्यों हो गया? आपने जैसे नंबर ऑफ कंपनी वैल्यूएशन की है, सर, तो आज हम है ना सारी पॉइंट्स को अभी जस्ट छोड़ देते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है किसी कंपनी का? आप क्या देखते हो? मैं आपको ना वैल्यूएशन जो लोग करते हैं या फिर वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स हैं, उनका मैं आपको ओवरऑल समझाता हूँ कि कैसे चलता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि जब कंपनी हमारे पास आती है तो ऑब्वियसली हमें उसके बारे में 90% 99% केसेस में पता नहीं होता कि हाँ भाई क्या कंपनी का बिजनेस है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जब डिस्कशंस होते हैं तो वी लिसन फ्रॉम फाउंडर्स या प्रोमोटर्स होते हैं, तो उनसे उनकी एक्सप्लेनेशन या उनके पॉइंट ऑफ व्यू या उनकी स्टोरी वी लिसन केयरफुली कि क्या हो रहा है उसके अंदर, क्या वो कर रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि देखो, इन्वेस्टर अगर वैल्यूएशन करवा रहा है तो पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है, अगर फाउंडर वैल्यूएशन करा रहा है तो पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या देखना है, ये डिपेंड करता है कि ये पूरी की पूरी वैल्यूएशन की एक्सरसाइज हो क्यों रही है, उसका पर्पस क्या है ना। इस वैल्यूएशन रिपोर्ट को कहाँ यूज़ किया जाएगा, और ओवरऑल ट्रांजैक्शन क्या है, क्योंकि देखो ओवरऑल ट्रांजैक्शन को समझे बगैर आप वैल्यूएशन में नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आप ये अगर मान लो लेमैन पर्सपेक्टिव से देखें या फिर न्यू फाउंडर्स के लिए देखें या फिर न्यू इन्वेस्टर्स के लिए देखें, और आप ये पूछो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो हर कंपनी में इम्पॉर्टेंट फैक्टर अलग हो सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए देखिए हमारी जो अप्रोच है वो स्टेप बाय स्टेप है। अब वो क्या करते हैं कि देखो, मैं आपको ना प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। मेरे क्वेश्चंस कुछ होंगे बेसिक जो मैं जनरली फाउंडर से पूछूंगा या फिर मैं एक लेमैन से भी पूछूंगा, तो उनके क्वेश्चंस के जो रिस्पॉन्स होंगे वो मोर और लेस सेम होंगे। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वैल्यूएशन को एक्सपर्ट को आप छोड़ दो, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात ना करो आप, अगर आप किसी कंपनी को एज एन इन्वेस्टर देखते हो या फिर आप उस कंपनी के फाउंडर है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा, मतलब आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट होगा, रेवेन्यू। राइट, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा होगा। देखो, इन्वेस्टर्स विल डिस्कस अराउंड रेवेन्यूज, क्योंकि उनको लगता है कि रेवेन्यू अगर सही चल रहा है तो उसके नीचे के नंबर ऑटोमेटिकली दे विल फॉल इन प्लेस, है ना। तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू अच्छा है तो एक्सपेंसेस चलो ठीक है मैनेज हो गए, और उसके बाद हमारी कॉस्ट निकल माइनस करने के बाद हम प्रॉफिट्स पे आ गए, ठीक है। तो अगर रेवेन्यूज अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट अच्छे आएंगे। लेकिन नहीं, देखिए, रेवेन्यू इज नॉट द ओनली फैक्टर। मान लीजिए दो अलग अलग कंपनीज है, दोनों के रेवेन्यूज सेम है, ठीक है। रेवेन्यूज मान लीजिए दोनों के 100 हैं, हाँ। लेकिन जब आप उनके प्रॉफिट्स देखते हो, एक के लॉसेज आ रहे हैं, दूसरे के प्रॉफिट आ रहे हैं, सेम इंडस्ट्री, सब कुछ सेम, प्रोडक्ट सेम, सब कुछ सेम, लेकिन उनकी मैनेजमेंट इस तरह से है या फिर उनका प्रोडक्ट ऐसे है, तो उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करोगे? आप नहीं करोगे। तो यानी कि मतलब ये हो गया कि रेवेन्यू इज नॉट द मेन फैक्टर या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे वैल्यूएशन मूव करती है। तो रेवेन्यू इज नॉट द फैक्टर, ओके। ठीक है। तो अब देखिए, रेवेन्यू से सारे नंबर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके हिसाब से अगर रेवेन्यू नहीं है, मैंने आपको लॉजिक भी दिया कि रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, तो व्हाट शुड बी योर लॉजिक या फिर योर से कि अगर रेवेन्यू नहीं है तो व्हाट कुड बी द अदर फैक्टर ऑफ द बिजनेस जो कि वैल्यूएशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रॉफिट। हाँ, अब जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया कि ठीक है, रेवेन्यूज़ को आपने देखा, आपने प्रॉफिट्स आपने देख लिए, ठीक है। अब
अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आपके हिसाब से तो उन कंपनीज की फंडिंग हो ही नहीं सकती जो लॉसेस में है। बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं बड़े ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन टॉप मोस्ट कंपनी टॉप 10 भी उठा लो, उसके अंदर भी लॉसेस में मिलेंगी आपको, ठीक है। तो यानी कि एक प्रॉफिट एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो क्राइटेरिया होता या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता तो इन्वेस्टर उन कंपनीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते कि इसका तो लॉस है, ये तो नेगेटिव में जा रहा है, करेक्ट। ठीक है, अगर ये नेगेटिव में है तो वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो अगर देखो कि 5 कंपनीज हैं, 5 कंपनीज में से 4 कंपनीज के नेगेटिव हैं प्रॉफिट्स और एक का पॉजिटिव है, ठीक है, तो इन्वेस्टर ये भी देखेगा कि वो जो एक कंपनी का पॉजिटिव आ रहा है एज कम्पेयर टू बाकी के बिजनेस, उसका बिजनेस कैसा, ऐसा हो सकता है कि इसका बिजनेस ही पसंद ना आए, तो वो तो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो गया। तो जो 4 कंपनीज आपके पास बच गई, उन चारों की चारों कंपनीज के प्रॉफिट नेगेटिव है, करेक्ट। ठीक है। लेकिन उन 4 कंपनीज में से मान लेते हैं अगर टेक की कंपनीज हैं तो 4 में से 3 एआई को यूज़ नहीं करती, उनकी पाइपलाइन के अंदर भी एआई कहीं नहीं है, तो बचा एक, मान लीजिए उसके पास एआई है, तो ऑटोमेटिकली कट डाउन हो गया, तो वो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट का हुआ, एग्जैक्टली। राइट। तो क्या प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? नो, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इज इट द मेन फोर्स फॉर एनी इन्वेस्टमेंट? नो। क्या वो मेन फैक्टर है? नहीं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब क्या है, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, हम रेवेन्यू से स्टार्ट हुए, सारे नंबर्स का फ्लो हमने देख लिया, आपने बोला कि प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट के मैंने आपको लॉजिक दिए, ये हम सोचते हैं, ये बड़े इन्वेस्टर्स भी सोचते हैं, ये सबको सोचना भी चाहिए ओके। कि डोंट स्टिक टू रेवेन्यू, डोंट स्टिक टू प्रॉफिट्स। देखो, कहीं ना कहीं थ्रू आउट द वर्ल्ड नंबर्स की विंडो ड्रेसिंग होती है। मुझे पता है कितना प्रॉफिट दिखाया जा सकता है, उसकी फ्लक्चुएशन भी मुझे पता है। एक कंपनी को ये पता है कि यार मुझे लोन नहीं लेना, मुझे कोई बहुत किसी को शो नहीं करना, तो वो अपने प्रॉफिट शायद ज़्यादा ना दिखाए, वो अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेट करके प्रॉफिट्स को मिनिमाइज करे ताकि उसका टैक्स सेव हो सके, राइट। एग्जैक्टली। इट हैपेंस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ओवरऑल कंपनी की हेल्थ देखनी है, ये पता करना है कि इस पूरी कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ओके। तो आगे क्वेश्चन ये एक्सटेंड हो जाता है कि अगर ये दोनों भी नहीं है तो व्हाट इज नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? तो ब्रांड भी तो होता है। ठीक है, देखिए, ब्रांड बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप देखो कि ब्रांड तो बाईजू भी बहुत बड़ा था, करेक्ट। बहुत बड़ा ब्रांड था, रेवेन्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे थे, प्रॉफिट्स भी बहुत दिखाए जा रहे थे, लेकिन फिर बैकफायर क्यों हो गया? मैनेजमेंट वाज नॉट एज मच गुड। हाँ, तो देखो, ब्रांड एक, जब किसी ब्रांड की आप बात करो ना, तो ब्रांड सिर्फ उसका लोगो नहीं है, उसकी वेबसाइट नहीं है, ब्रांड उसके प्रोडक्ट पे ही नहीं देख रहा है, ब्रांड ओवरऑल है फिर, ओके। ठीक है। तो क्या हम सिर्फ ब्रांड से डिसाइड कर लेंगे कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है? क्या अगर आज की डेट में ब्रांड की बात करो तो मैं तो आपको बोलूँगा कि हाँ, अगर मान लीजिए आईटी में आपको देखना है तो आप तो टीसीएस आँख बंद करके लोगे, ठीक है, लेकिन आप ऐसा तो नहीं करते हो, आप तो बाकी स्टॉक्स को भी देखते हो। तो क्या आप सिर्फ ब्रांड के बेस के ऊपर वैल्यूएशन कर लेते हो या फिर ब्रांड के बेस पे इन्वेस्टमेंट कर देते हो? नहीं, सिर्फ आप ब्रांड देख के अगर इन्वेस्टमेंट करनी होती तो हर सेक्टर का टॉप स्टॉक उठाओ, आप डाल दो उसके अंदर पैसे। वो तो ब्रांड तो छोड़ो, वो तो स्टॉक एक्सचेंज पे भी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ब्रांड भी सपोर्ट कर रहा है, बड़ा ब्रांड भी है, ठीक है, और नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन हम उसको उसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें, हमें कैसा देखना चाहिए कंपनी को? आप अगर मान लो अपने कुछ आपने प्लेयर्स ढूंढे हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो रेवेन्यू बेस पे फिल्टर कर सकते हो। ओके। आपकी पसंद का ब्रांड हो सकता है कि आपको लगता है कि हाँ, एसबीआई बहुत अच्छा है, पीएसयू है, गवर्नमेंट थोड़ा ना फेल होने वाली है, आपका माइंड में हो सकता है कि एसबीआई ब्रांड है, ब्रांड की वैल्यू है, थ्रू आउट द वर्ल्ड चलता है, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन क्या आप इंडिपेंडेंटली ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड ही इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं, क्योंकि आप बैठ थोड़ा ना जाओगे इन्वेस्ट करने के बाद, आपको ये भी तो देखना है कि आगे कैसे परफॉर्म करने वाला है ना। तो आपको सिर्फ ब्रांड के बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करना या फिर वैल्यूएशन के इस क्वेश्चन का आंसर लेना कि इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो नो, इट्स नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द वैल्यूएशन, बट नॉट इज द मेन फैक्टर जिससे कि आपका जो वैल्यूएशन है
बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ मुझे इसमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाला है, ऐसा नहीं होगा। ओके। तो देखिए ऐसा है कि रेवेन्यू मैंने आपको एस्पेक्ट बताया, प्रॉफिट्स मैंने आपको बता दिया, फिर आपने बोला ब्रांड। ब्रांड, वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी ये 3 का मैंने आपको लॉजिक भी दिया कि क्यों नहीं है, ठीक है। आपके हिसाब से अगर ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है तो और क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी जैसे अभी एआई बेस्ड पूरा ड्रिवन है, करेक्ट। तो ये फैक्टर है। देखो ऐसा है कि टेक्नोलॉजी एक अच्छा फैक्टर है, स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सारी कंपनीज टेक्नोलॉजी ही यूज़ करेंगी? क्या ऐसी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी जो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करती? ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो एक टेक्नोलॉजी की बात करें, मान लीजिए रोबोटिक्स है, अब ज़रूरी नहीं है हर सेक्टर में रोबोटिक्स लगी जाए। सर्विस सेक्टर में मान लीजिए कोई कंपनी है तो वहाँ पे रोबोटिक्स नहीं इम्प्लीमेंट हो रही या हो भी नहीं सकती सपोज किसी कंपनी में, तो क्या हम उसके बेसिस के ऊपर ये डिसाइड कर लेंगे कि ये कंपनी तो रिजल्ट अच्छे नहीं देगी या फिर इसकी तो वैल्यूएशन उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी कि बाकी कंपनीज की आ रही है? नहीं, टेक्नोलॉजी कैन बी वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन टेक्नोलॉजी भी एक टेक्नोलॉजी नहीं है। आज एक टेक्नोलॉजी है, कल दूसरी टेक्नोलॉजी होगी, तो फैक्टर बदलता चला जाएगा, ठीक है। अब एक कंपनी एक स्पेस में आती है तो उसकी टेक्नोलॉजी के पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, दूसरी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में हो, एक सर्विसेज में है तो उसके टेक्नोलॉजी के पैरामीटर्स अलग है। तो क्या टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर ही हम डिसाइड कर लेंगे? नहीं, 100% डिसीजन मेकिंग टेक्नोलॉजी पे भी नहीं होगी, ओके। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी आपको पुश कर सकती है, लेकिन आपके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं लेके आ जाएगी। सपोज करिए कि 5 कंपनीज हैं, पांचों एआई लगा रही हैं, अब वहाँ कैसे डिसाइड करोगे आप? कौन से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, इम्पोर्टेंट ये भी है। वो बहुत सब्जेक्टिव फैक्टर है। टेक्नोलॉजी है, 5 कंपनीज में है, 5 तो इंडिया की ले लो आप, हर कंट्री की 5-5 है। सपोज आप थ्रू आउट द वर्ल्ड इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप उस नहीं। किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे फिर आप, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के पैरामीटर के ऊपर डिसाइड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट और दैट इज़ नॉट सजेस्टेड ऑल्सो, राइट। तो अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर आपको लगे कि आपको आज लग रहा है एआई बहुत अच्छा है, कल को ऐसा हो सकता है फिजिकल एआई आ जाए, थर्ड हो सकता है कि डाटा एनालिटिक्स में चली जाए दुनिया। टेक्नोलॉजी तो एवर इवॉल्विंग है, वो तो चलता ही जाएगा, उसका तो काम है चलना और पुश करना बिजनेस को आगे की तरफ। तो वो एक कैटलिस्ट की तरह पुश कर सकता है, लेकिन आप अगर ये सोचो कि सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लूँ, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट पिक्चर। ओके। टेक्नोलॉजी will enable you to compete in domestic as well as international arena, लेकिन आपके नंबर्स भी इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन क्या सिर्फ एक सोल फैक्टर होगा? नो, इट कैन नॉट बी द ओनली फैक्टर। तो जो आपने स्टार्टिंग से मुझे बोला रेवेन्यूज, इट कैन बी वन फैक्टर, फिर आपने बोला प्रॉफिट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, वो सेकंड फैक्टर भी हो सकता है। उसके अलावा आपने बोला बाकी के जो फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये मेन फैक्टर्स नहीं है। दिस इज़ नॉट द फैक्टर। अगर जैसे आपने स्टार्ट किया कि आपने बोला कि एक फैक्टर, अगर हम कोई एक फैक्टर ऐसा सोचे कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से वैल्यूएशंस रैपिडली चेंज हो सकती हैं और बाकी सबको 2, 3, 4, 5, 6 रैंक पे रखा जा सकता है, नंबर 1 कौन है? ओके। तो नंबर 1 इनमें से तो कोई नहीं है। तो अब मैंने आपके 4 पॉइंट्स के आंसर किए कि हाँ ये 4 तो नहीं है। ओके। सो अगर ये 4 नहीं है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट? ऑलरेडी हमने सारे डिस्कस किए, बट लास्ट में मेरे दिमाग में आता है दैट इज़ मैनेजमेंट। ओके, तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे स्टेप्स को अगर हमें प्रॉपरली अगर समझना है तो हमारा मैनेजमेंट जो है ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए वेरी नाइस, टू अचीव अ गोल। बहुत अच्छी बात है। देखिए मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, लेकिन हाँ मैं पहले आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि क्या ये वही फैक्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट? नो, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं, मैनेजमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या फिर? देखिए ऐसा है कि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। अब पूरी की पूरी मशीनरी को आप किस तरह से ऑपरेट करेंगे, किस तरह से आप डिसीजन ले रहे हैं, मैनेजमेंट टीम जो है या फिर फाउंडर्स हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस या फिर एबिलिटी टू हैंडल द वर्स्ट केस सिनेरियो कैसा है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। बट हाँ, अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं उसको रैंक करूं तो आई विल गिव इट रैंक 2 नॉट 1। इस सेकंड रैंक होगा, फर्स्ट नहीं होगा। और रेवेन्यू और पैट तो सबसे लास्ट में ही आते हैं। टेक्नोलॉजी कैन बी ऑन द अपर साइड, राइट, बट
रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड ऑल, वो बात की बात है, ठीक है। हाँ, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि दिस कंपनी विल गो टू द राइट डायरेक्शन एज द डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, एज पर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल, वो सब हो सकता है। लेकिन अगर आप देखो कि सपोज किसी स्पेस में 5 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे 5 ही जो स्टार्टअप्स है सारे IIT, IIMs या फिर मान लेते हैं कि टॉप नॉच कॉलेजेस से आ जाते हैं, तो वहाँ आप क्या करोगे? वहाँ पे ये डिसाइड करना कि फाउंडर कौन कितना ज़्यादा कैपेबल है, क्योंकि वो बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक हो गया। अब आप 2 बार 3 बार बात करके ये कैसे डिसाइड कर लोगे कि इसका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होगा? तो वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद उनके साथ बैठोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये डिसीजन कैसे लेते हैं, ये बिज़नेस को एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, है ना? तो उसके बाद ही आप ये पता लगा पाओगे कि मुझे इन्वेस्ट करना ही नहीं करना। लेकिन क्या हमारे पास इतना टाइम है, राइट? तो उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा फाउंडर्स के साथ, मैनेजमेंट टीम के साथ, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि देखो, जो भी डॉक्यूमेंट्स में डाला होगा वो तो कहीं ना कहीं पॉलिश्ड होगा, एग्जैक्टली। राइट? नेगेटिव साइड, रिस्क, ग्लिचेस, डिस्प्यूट्स, वो तो नहीं आएगा ना कहीं। वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा कि क्या ये मैनेजमेंट एज पर मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्या मैं ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए वो फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन स्टिल आई विल गिव इट रैंक 2 कि वो इट इज़ नॉट द टॉप मोस्ट फैक्टर जो कि आपको वैल्यूएशन में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर करना चाहिए। तो इट इज़ रैंक 2, नॉट रैंक 1। तो फर्स्ट वन क्या है फिर? तो देखिए, आपका रेवेन्यूज़ नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, आपका टेक्नोलॉजी नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं है, एंड ब्रांड भी नहीं है। देखिए, आप एक सिनेरियो को समझिए। मान लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपने 2 कंपनीज शॉर्टलिस्ट कर ली जिसके अंदर सबके सेम मार्क्स आप दे रहे हो, आपने सबको 10 आउट ऑफ 10 दे दिए। तो आपके इन फैक्टर्स के हिसाब से तो दोनों में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन इसके बाद मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा या फिर क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि आप ये देखो कि इस कंपनी के, जो 2 कंपनीज आपकी हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शंस या फिर इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी फ्यूचर ईयर्स की क्या है। सपोज करिए दोनों कंपनीज आपकी एक जैसे रिजल्ट दे रही थी उन सब पैरामीटर्स पे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, जो आपने पॉइंटर्स रेज किए। लेकिन उनमें से जो कंपनी ए है, वो कंपनी आज की डेट में बहुत अच्छे नंबर दिखा रही है, लेकिन उसकी ग्रोथ नेक्स्ट ईयर्स में, कमिंग ईयर्स में 3%, 2% इस तरह से बढ़ रही है। ओके। किस चीज़ की? रेवेन्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट्स की बात। इन जनरेटिंग कैश फ्लोज। देखो, जब आप किसी इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो, आप एक शेयर होल्डर हो, है ना? जब आप एक शेयर होल्डर हो वहाँ पे, तो आप ये देखोगे कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट के बदले में मिलेगा क्या? क्या मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रही है? तो वो ग्रोथ के लिए आपको क्या देखना है? आपको देखना है फ्यूचर में कैश फ्लोज कैसे जनरेट होंगे। ये बिजनेस आज की डेट में तो चलो बहुत अच्छा है, जैसे सत्यम का केस हुआ। जिस दिन सत्यम का केस हुआ उस दिन तक तो वो कंपनी सारे आपके पैरामीटर्स पे टिक हो रही थी। लेकिन जिस दिन ये सिनेरियो आ गया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फैब्रिकेटेड, तो आगे का जो फ्यूचर पोटेंशियल के नंबर सारे डाउन हो गए, तो उसी दिन उसकी वैल्यूएशन खत्म हो गई। तो यानी कि इन सब फैक्टर्स के ऊपर भी कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। वो फैक्टर्स हैं फ्यूचर जनरेटिंग कैश फ्लोज पोटेंशियल। ओके। अब आप आने वाले समय में कैश फ्लोज को कंपनी कैसे जनरेट करेगी और उसकी ग्रोथ कैसी है। अगर मान लीजिए एक कंपनी की ग्रोथ आपको अच्छी नज़र आ रही है फ्यूचर में, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बोला, तो आप मान लेते हैं कि बी कंपनी जो है, उस कंपनी के जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू ए। तो वहाँ पे आपके सारे पैरामीटर्स के टिक होने के बावजूद भी आप कंपनी ए में इन्वेस्ट नहीं करोगे। ओके। तो राइट अप्रोच इज़ टू फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन कैश फ्लोज एज ऑफ टुडे, प्लस ये तो मैं 10% वेटेज दूंगा, लेकिन 90% वेटेज में दूंगा कि इस कंपनी की फ्यूचर में कैश फ्लोज जनरेटिंग कैपेसिटी कैसी है। अगर उसकी कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेसिटी की ग्रोथ हो रही है, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर।
तो आपको सबसे पहले वो देखना चाहिए, क्योंकि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल यही है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मैं उस बेसिस पे इन्वेस्ट करूँ। ये फैक्टर्स तो सिर्फ चेकलिस्ट है, ये तो होने ही चाहिए, लेकिन मैं क्या देखूं सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट जो अप्रोच है उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, आप आज की डेट में आप गोल्ड में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सिल्वर में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रियल एस्टेट में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लिस्टेड स्टॉक में भी कर सकते हो, और आप अनलिस्टेड में भी कर सकते हो, आप ये स्टार्टअप में पैसे डाल सकते हो। लेकिन क्या फ्यूचर में ग्रोथ होगी या नहीं होगी, मैं उस बेस पे डिसाइड करूंगा। हो सकता है इन सब रियल एस्टेट से मान लीजिए 10% रिटर्न आता है, ठीक है, लिस्टेड स्टॉक से मान लेते हैं 15% रिटर्न आता है, किसी और इन्वेस्टमेंट में हो सकता है कि आप एफडी वगैरह में डालें, हो सकता है 5% आता हो। तो अब आपके पास ये सब ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप आ जाता है जिसकी सब चीज़ें आपके चेक में आ जाती हैं, और उसका कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेसिटी 30-40% है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसमें करूं या बाकी में जाऊं। लेकिन वो एक स्टार्टअप होने के बाद भी आपको बहुत ही कंपेलिंग लगेगा कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करें, ऐसा हो सकता है आप लिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, ऐसा हो सकता है स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दें। तो इसलिए किसी भी बिजनेस की इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि कंसिडर करना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जा रहे हैं, या फिर आप वैल्यूएशन को देख रहे हैं, या फिर आप फाउंडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समझ सकते हो कि मुझे कहाँ ध्यान देना है। इन्वेस्टर क्या देखेगा, वैल्यूअर किस तरह से मेरे को नंबर्स असाइन करेगा अजम्पशंस में, क्योंकि जब हम वैल्यूएशंस करते हैं तो बहुत सारे नंबर मैं डालता हूँ कि हाँ ये कंपनी मुझे ऐसी नज़र आती है, इसका ग्रोथ 30% मुझे नज़र आ रहा है, उसने प्रूव कर दिया, तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस के साथ लेके आगे बढ़ूंगा। मेरे पास वो एविडेंस प्रूव कर रहा है तो मैं स्ट्रॉन्ग नंबर दूंगा। एक कंपनी ऐसी है जो ये सब फैक्टर्स पे पूरी नहीं आ रही है, मैं उसको हो सकता है 5%, 6% दे दूँ, 10% दे दूँ, लेकिन एक कंपनी जिसने सारे एविडेंस मेरे को दे दिए तो मैं उसके कैश फ्लो को सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा। दैट मींस कि कैश फ्लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस। तो ये भी है फैब्रिकेटेड होता है क्या अगर इन फ्यूचर इज गुड? देखो फैब्रिकेटेड तो सब होता है। अब इसके अंदर क्या है ना कि आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आपको फैब्रिकेशन को भी क्लियर आउट करके आप एक एग्जैक्ट कैश फ्लो नंबर पे पहुंचोगे, उसके बेसिस पे भी डिसाइड किया जा सकता है। फैब्रिकेशन होने के बाद भी हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ कितना फैब्रिकेशन है, +-5%, 10%, दैट इज ओके। कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं होती फाउंडर्स की कि इस तरह के नंबर्स बनाए जा सके, ठीक है, तो वो फैक्टर्स को फैब्रिकेट किसी हद तक किया जा सकता है, 100% नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब सारे नंबर्स अलाइन होंगे तो वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर निकल के आ जाएगी। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और आई होप आपको ये पूरा हमारे पॉडकास्ट समझ में आ गया होगा कि किसी बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है। एंड जितने पॉइंट्स हैं मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, जस्ट वहाँ चेकआउट कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट वेबसाइट purevalueglobal.com एंड कीप वॉचिंग प्योर वैल्यू टॉक्स। थैंक यू सो मच।